सभी को नमस्कार। मैं राहुल बर्डा। यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो पिछली कालांश में हम पढ़ रहे थे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध निर्मित है और उस बांध को बनाने के नाते कौन सा जलाशय, कौन सा रिजर्वोयर स्थित है। क्योंकि देखिए, ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है तो कोई एक उद्देश्य तो होगा नहीं, बहुत सारे पर्पस होंगे इन प्रोजेक्ट्स को चलाने के नाते। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा पर्पस हो जाता है इरिगेशन के लिए वाटर का यूज़ करना। इससे भी बड़े पर्पस को अगर हम देखें तो महानदी पे, दामोदर पे, कोसी पे, इन पे बांध बनवाए गए, क्योंकि ये पहले सोक कहलाया करती थी। जैसे कि महानदी जो है ये उड़ीसा का सोक कहलाती थी, दामोदर नदी जो है ये वेस्ट बंगाल का सोक कहलाती थी। इसके अलावा हमने देखा था कोसी नदी जो है ये बिहार का सोक कहलाती थी। तो इनके पानी को, इनके बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए इन पर क्या बनवाए गए, बांध बनवाए गए, डैम बनवाए गए थे, है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है तो कोई एक उद्देश्य तो होगा नहीं, बहुत सारे पर्पस होंगे। जैसे इरिगेशन करना भी इसका एक उद्देश्य है, पेयजल की आपूर्ति करना भी इसका एक उद्देश्य है, बांध बनाना, इसके अलावा पानी को रोक करके जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, है ना, विद्युत उत्पादन करना। तो ऐसे कई पर्पस है जिससे इसके उद्देश्य सिद्ध होते हैं। तो देखिए, तो हमारी पिछली कालांश भी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट पर ही थी। हमने देखा था महानदी, गोदावरी नदी और उनकी सहायक नदियों पर कौन कौन से बांध बनवाए गए, कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए गए थे, है ना। तो उसी को नज़र रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे पेनिसुरल इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की, या फिर मैं कह सकता हूँ दक्षिणी भारत की कृष्णा नदी और कावेरी नदी को लेकर। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कृष्णा नदी के बारे में और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कावेरी नदी को लेकर, ठीक है। देखिए, कृष्णा नदी की अगर मैं बात करूं तो ये महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से निकलती है, जो कि पश्चिमी घाट का पार्ट है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आप इसके उद्गम की बात कर रहा हूँ और कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से। महाबलेश्वरम महाराष्ट्र, जो कि पश्चिमी घाट का पार्ट है। और ज़रा याद कीजिए, जब हम प्रायद्वीपीय भारत में नदियों को लेकर डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था और हमने ये बात जानी भी थी कि नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, उसका बहाव क्षेत्र कौन सा है और अंत में जाकर वो कौन से वाटर बॉडी में मिल जाती है। हमने इसी आधार पर नदियों को दो भागों में विभाजित किया था। पहली वो नदियाँ जो अरब सागर में जाकर गिरती है और दूसरी वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ना। और हाल फिलहाल में हम जिन नदियों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं उसका जो स्लोप साइड है, जो बहाव क्षेत्र है, वो पश्चिम से लेकर पूर्व डायरेक्शन की ओर है, यानी पूर्व दिशा में बहती हुई वो हिल्स ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो कृष्णा नदी जो है ये भी पूर्व दिशा में बहती हुई हिल्स ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कृष्णा नदी के स्टेट के, ये किन राज्यों से होकर बहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है और फिर बाद में ये एंटर होती है कर्नाटका में, और कर्नाटका से ये बहती हुई ये तेलंगाना में एंटर होती है, और तेलंगाना से ये बहती हुई आंध्र प्रदेश में जाती है, और आंध्र प्रदेश में दक्षिण की ओर बहती हुई ये हिल्स ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कृष्णा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। देखिए, इस नदी को हम कहते हैं कृष्णा नदी, जिसकी टोटल लेंथ जो है वो है 1401। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1401 किलोमीटर। देखिएगा, इसका कितने राज्यों से होकर बहती है वो भी बता देता हूँ आपको।
देखिए कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है और बाद में एंटर होती है कर्नाटका में, कर्नाटका से ये एंटर होती है तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश में जाकर ये हिल्स ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये बाद में आपको पता चलेगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपके माइंड में एक पिक्चर सी बनती जाएगी। ठीक है, देखिए अब हम जानते हैं कि कृष्णा नदी जो है, इस कृष्णा नदी के लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है और राइट साइड से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेफ्ट साइड की नदियों को लेकर डिस्कस करते हैं। देखिए कृष्णा नदी की जो पहली सहायक नदी आती है, इस नदी को हम कहते हैं कोयना नदी, जो कि महाराष्ट्र में आकर कृष्णा नदी में मिल जाती है और इस नदी को हम कहते हैं कोयना नदी। और फिर महाराष्ट्र से ये नदी आगे बढ़ती है और कर्नाटका में एंटर होती है और यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी को हम कहते हैं भीमा नदी, जो कि महाराष्ट्र से बहती हुई कर्नाटका में एंटर होती है और कर्नाटका में आकर ये कृष्णा नदी में मिल जाती है और इस नदी को हम कहते हैं भीमा नदी। फिर कर्नाटका से कृष्णा नदी आगे बढ़ती है और फिर बाद में एंटर होती है तेलंगाना में। यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी को हम कहते हैं मूसी नदी, जो कि ये तेलंगाना में आकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो लेफ्ट साइड से 3 नदियाँ आती है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं राइट साइड से कौन कौन सी नदियाँ आकर कृष्णा नदी में मिलती है। राइट साइड से 2 नदियाँ आती है, घाट प्रभा नदी, और ये नदी जो है ये महाराष्ट्र से बहती हुई आगे बढ़ती है और फिर बाद में ये कर्नाटका में आकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। एक और नदी आती है मालप्रभा नदी, और ये भी कर्नाटका में आकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। और फिर कर्नाटका से ये नदी आगे बढ़ती है और बाद में एंटर होती है तेलंगाना में। तेलंगाना के बाद में ये नदी आगे बढ़ती है और एंटर होती है आंध्र प्रदेश में। राइट साइड से आंध्र प्रदेश में 2 धाराओं के रूप में एक नदी आती है। देखिए यहाँ से एक धारा आती है तुंग धारा और दूसरी धारा आती है भद्रा, और फिर बाद में ये नदी जो है ये तुंगभद्रा के नाम से जानी जाती है और बाद में ये आंध्र प्रदेश में आकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। पहली धारा का नाम है तुंग और दूसरी धारा का नाम है भद्रा, और फिर बाद में ये दोनों धाराएं मिलकर तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती है। और फिर आंध्र प्रदेश से ये नदी आगे बढ़ती है और इसी नदी पर एक शहर स्थित है आंध्र प्रदेश में। उस शहर को हम कहते हैं विजयवाड़ा शहर, विजयवाड़ा शहर। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश से ये नदी आगे बढ़ती है और आंध्र प्रदेश में इस नदी के किनारे एक झील स्थित है जिसे हम कहते हैं कोलेरू झील, जो कि मीठे पानी की झील है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, जो कि कृष्णा नदी के नज़दीकी है। यहीं पर इस झील को हम कहते हैं कोलेरू झील। और ये झील जो है ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील, जो कि कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और फिर बाद में दक्षिण की ओर बहती हुई ये आंध्र प्रदेश में ही हिल्स ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट नदियाँ है कृष्णा नदी से रिलेटेड, आपको ध्यान में रखनी है। और बहुत सारी नदियाँ हैं लेकिन उन्हें आपको ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि देखिए अगर हम भारत की सभी नदियों को पढ़ने लग जाए तो कभी सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी बुक में दी रखी है, इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक में दी रखी है, उन्हीं नदियों को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब उनमें भी आप बाल की खाल उखाड़ने मत बैठ जाना भाई, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, इंडस रिवर से, गंगा रिवर से और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से। दक्षिणी भारत की अगर मैं बात करूँ तो महानदी
गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये चारों नदियाँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इन्हें भी अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो देखिए, इंडस रिवर सिस्टम और उसमें भी पंचनद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर गंगा नदी तंत्र, चूँकि यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है तो चंबल नदी तो आपको प्रॉपर मैनर में पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमने देखा था ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, जिसमें माजुली द्वीप आपको पता होना चाहिए। मणिपुर से एक नदी निकलती है बराक नदी, जो कि मेघना की सबसे बड़ी धारा है और उस पर एक बांध बनवाया गया है टिपाईमुख बांध, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे वाले जो फैक्ट्स है वो तो आपको प्रॉपर मैनर में पता होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए। और टिप्स पे कब होंगे, जब आप इन चीज़ों को 3 से 4 बार माइंड में रिकॉल करोगे, है ना। और फिर आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि क्वेश्चन लग पा रहे या नहीं लग पा रहे। ठीक है, तो ये तो हमने देखा हिमालय वाला पार्ट। अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। और इन्हें भी अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो देखिए, महानदी जो कि हीराकुंड बांध के नाम से जानी जाती है, गोदावरी नदी जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की, या फिर मैं कह सकता हूँ दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। कृष्णा नदी जो कि तुंगभद्रा प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती है, जो कि दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ना। और कावेरी नदी को तो लेकर हम आगे डिस्कस करने वाले ही है, जो कि शिव समुद्रम बांध के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे वाले जो फैक्ट्स है वो तो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको टिप्स पे रखना है। और हाँ, अगर इतने भी फैक्ट्स आपको याद है तो एग्जाम में रिवर से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस के साथ आप डील कर जाओगे, एक भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होगा। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। वापस से लौट आते हैं कृष्णा नदी पर। देखिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कृष्णा नदी जो है, इस कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है और कौन कौन सी परियोजना स्थित है। देखिए, कृष्णा नदी की जो पहली सहायक नदी है, लेफ्ट साइड से बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से जो पहली सहायक नदी है वो है कोयना नदी। और इसी कोयना नदी पर एक परियोजना स्थित है जो इस नदी के नाम से ही जानी जाती है। इस परियोजना को हम कहते हैं कोयना परियोजना। देखिएगा, कोयना परियोजना जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी परियोजना के अंतर्गत एक बांध भी बनवाया गया था, कोयना बांध, जो इसी के नाम पर आधारित है। इस बांध को हम कहते हैं कोयना बांध, और ये बांध भी महाराष्ट्र में स्थित है। फिर महाराष्ट्र में आकर कोयना नदी जो है ये कृष्णा नदी में मिल जाती है, और फिर महाराष्ट्र से ये आगे बढ़ती है और कर्नाटका में एंटर होती है। लेफ्ट साइड से कर्नाटका से एक नदी आती है भीमा नदी, और इसी भीमा नदी पर महाराष्ट्र में एक परियोजना स्थित है, भीमा परियोजना, जो इसी नदी के नाम पर आधारित है। भीमा परियोजना जो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और फिर बाद में ये कर्नाटका में आकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। और कृष्णा नदी जो है ये कर्नाटका से आगे बढ़ती है, और कर्नाटका में ही एक बांध स्थित है जिसे हम कहते हैं अलमाटी बांध, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बांध को आप माइंड में रखना। देखिए, जो कहाँ स्थित है, कर्नाटका में, इस बांध को हम कहते हैं अलमाटी बांध। अलमाटी बांध हाल फिलहाल में इस बांध का नाम बदल दिया गया है और लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी लिख लीजिए यहाँ पर। इस बांध का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री बांध रखा गया है। लाल बहादुर शास्त्री बांध। फिर राइट साइड से दो नदी आती है, घाटप्रभा नदी और मालप्रभा नदी। ये दोनों नदियाँ कर्नाटका में आकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। फिर कृष्णा नदी कर्नाटका से आगे बढ़ती है
और फिर बाद में एंटर होती है तेलंगाना में। तेलंगाना में ऊपर से एक नदी आती है मूसी नदी, और इसी मूसी नदी पर हैदराबाद शहर स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद शहर कहाँ पर स्थित है, तो मूसी नदी में। फिर मूसी नदी तेलंगाना में आकर कृष्णा नदी में एंटर हो जाती है। फिर तेलंगाना से ये नदी आगे बढ़ती है और तेलंगाना में ही इसी नदी पर नागार्जुन सागर बांध, जो कि कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। फिर तेलंगाना से ये आगे बढ़ती है और आंध्र प्रदेश में एंटर होती है, और आंध्र प्रदेश में ही इसी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो ये परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, और इसी परियोजना के अंतर्गत श्रीशैलम बांध का भी निर्माण करवाया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, नागार्जुन सागर परियोजना, और इस परियोजना से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों को वाटर प्रोवाइड होता है। और इसी परियोजना के अंतर्गत श्रीशैलम बांध का भी निर्माण करवाया गया था, श्रीशैलम बांध। और इस बांध से भी दो स्टेट को लाभ होता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर बाद में ये आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ती है और दो धाराओं के रूप में एक नदी आती है राइट साइड से, तुंग और भद्रा। फिर दोनों धाराएं मिलकर तुंग भद्रा के नाम से जानी जाती है, और आंध्र प्रदेश में आकर ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। और इसी तुंग भद्रा नदी पर एक प्रोजेक्ट स्थित है, एक परियोजना स्थित है, जिसे हम कहते हैं तुंग भद्रा परियोजना, जो इसी नदी के नाम से जानी जाती है, तुंग भद्रा परियोजना। और ये जो परियोजना है ये दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, ये ध्यान रखिएगा, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी मल्टीपर्पस परियोजना है, ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना है, ऐसे लिख लीजिए। कृष्णा नदी की जो सबसे बड़ी नदी है ना, वो भी तुंगभद्रा नदी है, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर ये आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ती है, और आंध्र प्रदेश में ही इसी नदी पर एक परियोजना स्थित है, जिसे हम कहते हैं तेलुगु गंगा परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना। और इस परियोजना के माध्यम से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन चारों को वाटर प्रोवाइड होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये तेलुगु गंगा परियोजना जो है ये किन चारों स्टेट से वाटर प्रोवाइड होता है। कौन कौन से, देखिए, महाराष्ट्र को भी होता है, फिर कर्नाटका को भी होता है, फिर तेलंगाना को भी होता है, और फिर आंध्र प्रदेश। इन चारों स्टेट को वाटर प्रोवाइड होता है। इन चारों की संयुक्त परियोजना है ये तेलुगु गंगा परियोजना। और तमिलनाडु का एक शहर है चेन्नई शहर, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जाना जाता है, और जो कि बहुत बड़ा शहर है। और ऑब्वियसली इतने बड़े शहर को पेयजल की आपूर्ति कौन करता है, ये तेलुगु गंगा परियोजना करती है। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी परियोजना हो जाती है, इसलिए ये परियोजना इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर विजयवाड़ा शहर भी इसी नदी पर स्थित है, और फिर आगे जाकर ये जो है ये हिल्स ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कृष्णा नदी से रिलेटेड इतने ही फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं कावेरी नदी को लेकर। कावेरी नदी पर कौन कौन से प्रोजेक्ट स्थित है, कौन कौन से बांध स्थित है, कौन कौन से द्वीप बनाती है कावेरी नदी, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कावेरी नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। जरा रुकिए, पिछली कालांश में हमने डिस्कस किया था गोदावरी नदी को लेकर, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि त्रिंबकेश्वर पठार से गोदावरी नदी निकलती है, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में होकर ये दो धाराओं के रूप में विभक्त हो जाती है राजमुंद्री नामक स्थान से, है ना। और आंध्र प्रदेश में ही गोदावरी नदी जो है ये डेल्टे का निर्माण करती है। ज़रा देखिएगा, यहाँ से एक नदी आती है, उस नदी को हम कहते हैं गोदावरी नदी, और फिर बाद में आंध्र प्रदेश में ये राजमुंद्री नामक स्थान पर दो धाराओं के रूप में विभक्त हो जाती है। पहली धारा जिसे हम गौतमी गोदावरी कहते हैं और दूसरी धारा जिसे हम विशिष्ट गोदावरी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि गोदावरी नदी जो है ये आंध्र प्रदेश में डेल्टे का निर्माण करती है। ये आंध्र प्रदेश में किसका निर्माण करती है? डेल्टे का निर्माण करती है। और कृष्णा नदी जो है ये भी आंध्र प्रदेश में डेल्टे का निर्माण करती है। और दोनों नदी, कहने का मतलब यह है कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी जो है ये दोनों मिलकर जो डेल्टे का निर्माण करती है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कहलाती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ये दोनों मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और कहाँ पर बनाती है? तो आंध्र प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कावेरी नदी को लेकर डिस्कस करते हैं। देखिए, कावेरी नदी की अगर मैं बात करूं तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है जो कि कुर्ग कर्नाटका में आई हुई है। और ये वाला जो पार्ट है ये भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जो स्लोप साइड है वो भी पश्चिम से लेकर पूर्व डायरेक्शन होगा और फिर बाद में ये भी हिल्स ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, है ना। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, कावेरी नदी जो है ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ जो कहाँ आई हुई है ज़रा बताइए। वेरी गुड, कुर्ग कर्नाटका में। ठीक है। इसके अगर स्लोप साइड की मैं बात करूं कि ये कितने राज्यों से होकर बहती है, तो देखिए, कावेरी नदी जो है ये कर्नाटका से आगे बढ़ती है और फिर बाद में ये एंटर होती है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के तिरुचिल्लापरी नामक स्थान पर ये हिल्स ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये ध्यान रखिएगा आप। यानी ये कितने राज्यों से होकर बहती है? तो दो राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। देखिए, और ये कहाँ पर जाकर हिल्स ऑफ बंगाल में गिरती है? तो तिरुचिल्लापरी नामक स्थान पर जो कि तमिलनाडु में आया हुआ है। तिरुचिल्लापरी जो कहाँ आया हुआ है? तमिलनाडु में। साउथ वाले नाम थोड़े ऑकवर्ड होते हैं, है ना, उन्हें याद नहीं होता, रट्टा मानना पड़ता है ना। ये चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस नदी को हम कहते हैं कावेरी नदी। अगर कावेरी नदी की लेफ्ट साइड और राइट साइड की नदियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं लेफ्ट साइड की नदियों के बारे में। देखिए, यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी को हम कहते हैं हिरांगी नदी, जो कि कर्नाटका में आकर कावेरी नदी में मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम है? हिरांगी नदी। यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी को हम कहते हैं हेमावती नदी, जो कि कर्नाटका में आकर कावेरी में मिल जाती है। हेमावती नदी। यहाँ से एक नदी आती है सिमसा नदी, और ये जो नदी है ये नदी भी कर्नाटका में आकर कावेरी नदी में मिल जाती है। एक और नदी आती है, इस नदी को हम कहते हैं अर्कावती नदी, और ये नदी जो है
ये नदी भी कर्नाटका में आकर कावेरी नदी में मिल जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड से जो 4 नदियाँ आती है, ये चारों की चारों नदियाँ कर्नाटका में आकर कावेरी नदी में मिल जाती है। ठीक है। अगर मैं राइट साइड की नदी की बात करूँ तो देखिएगा, यहाँ से एक नदी आती है जिसे हम कहते हैं लक्ष्मण तीर्थ नदी। लक्ष्मण तीर्थ नदी जो कि राइट साइड से आती है, और ये नदी जो है ये कर्नाटक में आकर कावेरी नदी में मिल जाती है। एक और नदी आती है काबिनी नदी। काबिनी नदी, और ये नदी जो है ये नदी भी कर्नाटक में आकर कावेरी नदी में मिल जाती है। और फिर बाद में ये एंटर होती है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में राइट साइड से एक नदी आती है जिसे हम कहते हैं सुवर्णवती नदी। सुवर्णवती नदी, और ये नदी जो है ये तमिलनाडु में आकर कावेरी नदी में मिल जाती है। एक नदी आती है भवानी नदी। और ये केरल से होती हुई आगे बढ़ती है और तमिलनाडु में आकर ये कावेरी नदी में मिल जाती है। एक नदी आती है अमरावती नदी। अमरावती नदी, और ये नदी भी तमिलनाडु में आकर कावेरी नदी में मिल जाती है और फिर आगे बढ़ती है और दक्षिण की ओर बहती हुई तमिलनाडु में ही ये तिरुचिल्लापरी नामक स्थान के नज़दीक जाकर ये हिल्स ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये इतनी ही आपको ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, इनकी सहायक नदियाँ जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है। ले लीजिए ज़रा इसका स्क्रीनशॉट। अब हम जानते हैं कि कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध बनवाए गए और कौन कौन से परियोजना स्थित है। देखिए, कावेरी नदी जो है ये दक्षिणी भारत की नदी है, तो सबसे पहले हम दक्षिणी भारत का मैप बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिएगा, ये दक्षिणी भारत का मैप है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखिए कावेरी नदी यहाँ से निकलती है, यानी ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है जो कि कर्नाटका में आई हुई है, और ये कर्नाटका में होती हुई ये एंटर होती है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में जाकर ये तिरुचिल्लापरी नामक स्थान के नज़दीक जाकर ये हिल्स ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, इस नदी को हम कहते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी। इसी कावेरी नदी जो है ये कावेरी नदी कर्नाटका से आगे बढ़ती है, और इसी कावेरी नदी पर एक शहर स्थित है, मैसूर शहर, जो कि कर्नाटका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ना। कर्नाटका का जो सबसे बड़ा शहर है वो तो है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका की राजधानी कहलाती है। ठीक है, फिर ये कर्नाटका से आगे बढ़ती है और इसी कर्नाटका में शिव समुद्रम बांध स्थित है। शिव समुद्रम बांध जो कहाँ स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। इसी कर्नाटका में शिव समुद्रम परियोजना भी स्थित है, जो कि भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। ऑलमोस्ट 1902 के आसपास ये परियोजना बनवाई गई थी, है ना। ये ध्यान रखिएगा आप। शिव समुद्रम परियोजना जो कि कहाँ स्थित है, कर्नाटका में। और ये जो परियोजना है ये परियोजना भारत की
सबसे पुराने जल विद्युत परियोजनाएं। उन्नीस सौ दो में इस परियोजना का निर्माण करवाया गया था। फिर ये जो शिव समुद्रम परियोजना है, इसी शिव समुद्रम परियोजना के तहत कृष्णराज सागर जलाशय का भी निर्माण करवाया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, है ना, वो भी कर्नाटका में करवाया गया था, कृष्णराज सागर जलाशय। और ये भी कर्नाटका में स्थित है। फिर ये कर्नाटका से आगे बढ़ती है और फिर बाद में यहीं पर कर्नाटका में ही एक द्वीप का निर्माण करती है और इस द्वीप को हम कहते हैं श्रीरंगपट्टनम द्वीप। देखिए, नदियाँ द्वीप का निर्माण किस प्रकार से करती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये नदी बह रही है और फिर बाद में ये नदी दो धाराओं के रूप में विभक्त हो जाती है, पहली धारा और दूसरी धारा, और बाद में दोनों धाराएं मिलकर वापस से उसी नदी का निर्माण करती है। फिर वापस से ये दो धाराओं के रूप में विभक्त हो जाती है, पहली धारा और दूसरी धारा, और फिर बाद में दोनों धाराएं मिलकर वापस से उस नदी का निर्माण करती है। तो ये बीच में जो बनता है ना, उसे हम द्वीप कहते हैं। कुछ इसी प्रकार से कर्नाटका में कावेरी नदी भी एक द्वीप बनाती है और इस द्वीप को हम कहते हैं श्रीरंगपट्टनम द्वीप। इस द्वीप का क्या नाम है? श्रीरंगपट्टनम द्वीप। ये ध्यान रखिएगा। फिर बाद में ये नदी जो है ये तमिलनाडु में एंटर होती है और तमिलनाडु में इसी कावेरी नदी पर एक परियोजना स्थित है जिसे हम कहते हैं मेट्टूर परियोजना। मेट्टूर परियोजना। और इसी परियोजना के अंतर्गत इसी परियोजना के नाम पर एक बांध बनवाया गया था। उस बांध को हम कहते हैं मेट्टूर बांध, जो कि तमिलनाडु में एंटर है, स्थित है, और इसी तमिलनाडु में मेट्टूर बांध भी बनवाया गया था। और फिर बाद में ये नदी आगे बढ़ती है और तमिलनाडु में एक स्थान है जिसे हम कहते हैं तंजावुर, जिसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा, या फिर हम कह सकते हैं धान का कटोरा। तंजावुर कहाँ आया हुआ है? तमिलनाडु में आया हुआ है। ज़रा याद कीजिए, एक और मैंने आपको बताया था चावल का कटोरा, ये कुछ याद आ रहा है आपको? जब हम दामोदर नदी को लेकर डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है वो काफ़ी उपजाऊ है और वहाँ पर क्या किया जाता है? चावल की खेती की जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ये बात बताई थी मैंने आपको, है ना। ठीक उसी प्रकार से तंजावुर को भी दक्षिण भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। और फिर बाद में ये तिरुचिल्लापल्ली नामक स्थान पर ये हिल्स ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कौन सा स्थान? तिरुचिरापल्ली नामक स्थान, जो कि कहाँ आया हुआ है? तमिलनाडु में आया हुआ है। ठीक है। और तमिलनाडु में वर्षनाड की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं वेंगई नदी, और फिर बाद में ये रामेश्वरम में जाकर ये हिल्स ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी पाक की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, ऊपर वाला जो भाग है वो तो है पाक की खाड़ी और नीचे वाला जो भाग है वो है मन्नार की खाड़ी। ये दोनों ध्यान रखिएगा आप। देखिए, ये नदी जो है ये वर्षनाड की पहाड़ी से निकलती है और वर्षनाड की जो पहाड़ियाँ है वो कहाँ आई हुई है? तमिलनाडु में आई हुई है। और इस नदी को हम कहते हैं वेंगई नदी। और ये जो वेंगई नदी है ये आगे जाकर रामेश्वरम, यानी जिसे हम पम्बन द्वीप भी कहते हैं, जहाँ से भगवान श्री राम माता सीता को लेने के लिए गए थे राम सेतु बनाकर, है ना,
रामेश्वरम, पंबन द्वीप। ठीक है, ये बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ से आप जाओगे ना, यहाँ कभी आप जाओगे तो आप देखोगे यहाँ से आपको है ना बंगाल की खाड़ी और श्रीलंकाई पहाड़ियों के एक शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं, है ना। यहीं पर राम सेतु भी स्थित है, देखिए। और ये जो वेंगई नदी है, इसी वेंगई नदी के किनारे मदुरई शहर स्थित है। मदुरई शहर स्थित है, जो कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के नाम से जानी जाती है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, जो कि आर्ट्स एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप। ये मीनाक्षी मंदिर जो है ये कौन सी शहर में स्थित है, तो मदुरई शहर में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है, तो वेंगई नदी पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ से एक और नदी आती है जिसे हम कहते हैं ताम्रपन्नी नदी, जो कि अगस्त्यमलाई की पहाड़ी से आती है। और अगस्त्यमलाई की जो पहाड़ियाँ है ये कहाँ पर स्थित है, अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। और इस नदी को कहते हैं ताम्रपन्नी नदी। इस नदी का क्या नाम है, ताम्रपन्नी नदी, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए ये भी। ताम्रपन्नी नदी जो है ये भारत की सबसे दक्षिणतम नदी, और इसी नदी पर एक परियोजना भी स्थित है, पापनाशम परियोजना। और बाद में ये मन्नार की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। देखिए, ताम्रपन्नी नदी कहाँ से निकलती है, तो अगस्त्यमलाई की पहाड़ी से निकलती है, जो कहाँ आई हुई है, केरल में आई हुई है। ये थोड़ी बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा चोटी, जो कि जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 8586, यानी 8586, है ना। कंचनजंगा की पहाड़ी है जो कि सिक्किम में आई हुई है। और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं तो वो है अन्नामलाई की पहाड़ी, जिसकी टोटल लेंथ है वो है 2695 मीटर। ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगस्त्यमलाई की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी, यहाँ पर बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में फिर गलत करके आते हैं और फिर घर आके देखते हैं कि सिली मिस्टेक हो गई। ये वाला जो ऑप्शन आप छोड़ ही दीजिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको आप 2 से 3 बार पढ़िए, है ना। एग्जाम में प्रश्न सही होना चाहिए, कोई भी हो एग्जाम में किसी भी हालत में प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम पढ़ते ही उसके लिए, है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो कल हम डिस्कस करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों को, है ना। तो आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।